Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। ठीक है, तो गवर्नर कैसे, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि गवर्नर कैसे अपॉइंट होता है ना, और गवर्नर का क्या रोल है ना, और प्रेसिडेंट रूल क्या है ये मैंने आपको बता ही दिया। बट एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप और रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन, देयर इज़ नो हार्म इन रिवीजन, राइट। रिवीजन करके ही आप यूपीएससी निकाल पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गवर्नर क्या होता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट चाहे उसको हटा सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्लेजर पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर है इसको हटाने का, गवर्नर को, नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट का कल सुबह उठ के मन कर रहा है कि यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, गवर्नर को हटा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव हिम। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको वो रिमूव कर सकता है। ठीक है, कोई फॉर्मल प्रोसीजर इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना, जो गवर्नर की पोस्ट होती है, इट इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है, समझ में आ गया। ये लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं गवर्नर। ठीक है, तो उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं रहता है इस चीज़ का। तो क्या है, समझ में आया? इट इज़ नॉट अ पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है ये। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। एंड सेंटर इन्फ्लुएंसेस, सेंटर जो है वो स्टेट को कैसे कंट्रोल करता है? थ्रू द गवर्नर। सेंटर इन्फ्लुएंस करता है स्टेट को थ्रू द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर एक प्यादा बन जाता है किसका? प्रेसिडेंट का। ठीक है, और सेंटर का बेसिकली। ठीक है, प्यादा तो नहीं बनता है, बट हाँ मतलब बात यह है कि जो सेंटर है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, स्टेट को थ्रू द गवर्नर। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नर का अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कौन, कहाँ का है? सेंटर का है ना। तो हाँ, सेंटर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, इस सेंटर स्टेट रिलेशंस पे एक कमीशन आई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या बोला था? सरकारिया कमीशन ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि जब आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नर उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यूपी का गवर्नर अपॉइंट कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं यूपी का गवर्नर अपॉइंट कर रहा हूँ, तो ये जो बेन है ये यूपी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये किसी और स्टेट की होनी चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा बोला सरकारिया कमीशन ने? ऐसा क्यों बोला कि जो गवर्नर है वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स उसको अफेक्ट करेगी, है ना। उसको पता रहेगा कि इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, तो हो सकता है बाइस्ड डिसीजन दें, है ना, गवर्नर्स। और फिर दूसरा चीज़ ये भी आ जाएगा कि यार देखो, अगर मैं उसको सेम स्टेट से अपॉइंट करता हूँ, ठीक है, मान लो मैं उसको सेम स्टेट से ही अपॉइंट कर देता हूँ, तो अकाउंटेबिलिटी का इशू आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन का इशू आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि अब गवर्नर बोलेगा क्या कि यार स्टेट के जो लोग हैं उसका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। ठीक है, गवर्नर ऐसे बोलेगा। और सीएम बोलेगा नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्टली इलेक्टेड होकर, मैं डायरेक्टली, मेरे को इलेक्ट किया गया है, तो स्टेट को तो करेक्टली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ना आए और इनके बीच में हारमोनी इंश्योर्ड हो, तो जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को किसी और स्टेट से, कोई गवर्नर उस स्टेट का नहीं होता है बेसिकली, इंडिविजुअल जिस स्टेट से अपॉइंट हो रहा होता है। ठीक है, जिस स्टेट का अपॉइंट हो रहा होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट फिर बाकी से भी कंसल्ट करता है, जैसे चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन होता है ना, चीफ मिनिस्टर एंड कॉम के साथ कंसल्टेशन होता है, हाई कोर्ट के साथ भी लोग शायद कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब कंसल्टेशन के बाद ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, ताकि सीएम और गवर्नर एक एज अ टीम काम कर पाए, ना कि अलग अलग काम करें। समझ में आ रहा है? तो इंटरनल पॉलिटिक्स गवर्नर को इफेक्ट ना करे, इसीलिए गवर्नर जो है वो उस स्टेट का नहीं रहता है जिस स्टेट का आप उसको अपॉइंट कर रहे होते हो। समझ में आ गया? प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर है? प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर है। प्रेसिडेंट रूल क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है स्टेट में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, या फिर अ सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल। मतलब कि अगर गवर्नमेंट स्टेट की, जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वो प्रोविजंस जो दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या आता है? तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब जैसे मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जब सेंटर स्टेट को ये डायरेक्शन देगा कि उसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को या इंटरनेशनल
अग्रीमेंट जो भी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। मान लो स्टेट बोले कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, ये हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप जो कर लो, आप घर पे आके तोड़फोड़ कर दो, पर हम ये नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो सेंटर है वो स्टेट को एडवाइस कर सकता है, स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को ऑनर करने के लिए या इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर स्टेट ये ऐसा करने से मना कर देता है तो दैट इज़ अ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और अगर ऐसा चीज़ हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। समझ में आया? तो क्या लग जाएगा, तो लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो उस प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का टेक ओवर हो जाता है, यूनियन गवर्नमेंट फिर लॉ बनाने लगती है किसके ऊपर, जो भी स्टेट लिस्ट है उसमें पूरा कंट्रोल किसका आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट का आ जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है, जो स्टेट असेंबली होती है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाते हैं और सारा कंट्रोल स्टेट के पास आ जाता है, और मतलब सारा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है और वो प्रेसिडेंट बेसिकली रूल बनाता है उसके लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट कंट्रोल करने लगता है कुल मिला के। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम कितने मैक्सिमम पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को आप मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो, इसके ऊपर एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि 3 साल तक मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है। ठीक है, गवर्नर हैज़ अ पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। ठीक है, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो गवर्नर भी ये रिकमेंड कर सकता है। गवर्नर कैन ऑल्सो रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, तो ये गवर्नर भी रिकमेंड कर सकता है। तो समझ में आया, गवर्नर हैज़ अ पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है ना, और सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये ये किसका काम होता है, ये गवर्नर ऐसे कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि इंदिरा गांधी ने इसका कितना मिसयूज़ किया है ना। जब उस समय सरकार थी तो इमरजेंसी लगा दी थी ना 1975 में। तो जहाँ भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, जिस भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, वहाँ पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, मतलब सॉरी ये प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ लग गया, ये अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो सारा कंट्रोल किसके पास आ गया, इंदिरा गांधी के पास आ गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे उन्होंने कंट्रोल किया था उस टाइम। अब डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नए स्टेट्स बनते कैसे हैं? हमने देखा था ना कि नए स्टेट्स का बनने का तरीका पार्लियामेंट के हाथ में होता है, कि पार्लियामेंट नए स्टेट्स को बना सकता है, डिमिनिश कर सकता है, उनका एरिया हटा सकता है। तो ये सब कहाँ है, किस में आता है, कौन सा आर्टिकल में आता है? तो इसके लिए 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है आर्टिकल 2 और दूसरा है आर्टिकल 3। ठीक है, दोनों को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 डील किससे करता है बेसिकली। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 ये बोलता है कि या तो कोई इस्टेब्लिश स्टेट है, ऑलरेडी कोई स्टेट है एग्जिस्टेंस में, है ना, उसको हमको यूनियन ऑफ इंडिया में इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है? वो यूनियन का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट नहीं है वो, बट ऑलरेडी एक स्टेट है जिसको हमको यूनियन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आर्टिकल 2 में आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोलूँ कि जैसे मान लो जब हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था, है ना, जब हमारा इंडिपेंडेंस हो रहा था तो हैदराबाद था ऐसा स्टेट, है ना हैदराबाद ऐसा स्टेट था। हैदराबाद इट वाज अ स्टेट बट इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन, है ना। तो इसको जब हैदराबाद को हमने अपने यूनियन में इंक्लूड किया तो दैट कम्स अंडर कौन से आर्टिकल में आता है, दैट प्रोविजन कम्स अंडर आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 2 ये पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो ऐसे स्टेट्स जो यूनियन का पार्ट नहीं है उनको वो यूनियन में इंक्लूड कर पाए। ठीक है, एक तो ये प्रोविजन है, समझ में आया। एक प्रोविजन क्या है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, बट इंडिया का वो पार्ट नहीं है। ठीक है, स्टेट तो हैं बट वो यूनियन का पार्ट नहीं है, उनको यूनियन में इंक्लूड करने के लिए आर्टिकल 2 का पहला प्रोविजन है। ठीक है और दूसरा प्रोविजन ये है कि नए स्टेट्स को बनाना, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब ऑल टुगेदर नए स्टेट को बना ही देना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वो भी इसमें आता है आर्टिकल 2 में। मान लो इसका एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, मान लो इंडिया जो है ना, इंडिया मान लो पाकिस्तान का कोई पार्ट ऑक्यूपाई कर लेती है, लेट्स से अभी यहाँ तक है ना, अभी यहाँ का कोई पार्ट ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो इसको ये वाला स्टेट बनाना है, तो ये नया स्टेट बनेगा ना बेसिकली, है ना। ये ऐसे कोई पहले से कोई स्टेट था नहीं, इसको कोई नया नाम दिया जाएगा, नया स्टेट बनेगा। तो इसको जब हम यूनियन में इंक्लूड करेंगे, ये पूरे प्रोसेस के इसकी पावर्स पार्लियामेंट के पास कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 2 में। तो मोटा मोटा आर्टिकल 2 दो चीज़ों से डील करता है। पहला कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको यूनियन में लाना, जैसे हैदराबाद वाला मैंने एग्जाम्पल दिया कि हैदराबाद ऑलरेडी एक स्टेट था, उसको यूनियन में लाना था हमको। ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है कि
नए स्टेट से सीधे से नए स्टेट इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 2, ठीक है। अब आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 3 भी ऐसा ही बात करता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 3 में क्या बात करता है? आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या मतलब है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन से? मतलब कि जैसे इसका एक निमोनिक है, सबसे पहले आपको मैं निमोनिक बता देता हूँ। इसका निमोनिक है फिदा करके, ठीक है, फिदा करके बहुत पॉपुलर निमोनिक है। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट के ये पावर है कि आर्टिकल 3 के अंदर कि वो नया स्टेट बना सकता है। इट विल फॉर्म द न्यू स्टेट, इट कैन इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द न्यू स्टेट, ठीक है, इट कैन डिसमिस द न्यू स्टेट, इट कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, एंड इट कैन, एक और है, इट कैन ऑल्टर द नेम, ठीक है, ऑल्टर द नेम। तो इसमें क्या क्या बताया फिर से मैं बता देता हूँ, वो आई से इंक्रीज नहीं था, एक मिनट, फिदा था ना, हाँ फिदा, मैं भी भूल सा गया हूँ। फिदा में क्या था, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, इंक्रीज द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, ये था इंक्रीज द एरिया ऑफ द न्यू स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, और ऑल्टर द एरिया ऑफ न्यू स्टेट, और ये क्या है, ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो फॉर्म करना, इंक्रीज करना, डिमिनिश करना, एरिया को ऑल्टर करना और नाम चेंज करना, तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब आर्टिकल 3 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं ना फिदा, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिया में है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे कि आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से जब हमने तेलंगाना बनाया, तो आंध्र प्रदेश से जब हमने तेलंगाना बनाया तो आंध्र प्रदेश वॉज ऑलरेडी अ स्टेट एंड इट वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। उसकी हमने बाउंड्री को ऑल्टर किया, जब उसकी हमने बाउंड्री को चेंज किया और फिर ये जो नया बाउंड्री बना उसका नेम चेंज करके उसको तेलंगाना दिया, तो ये किस में आएगा? ये आर्टिकल 3 में आएगा, समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये आर्टिकल 3 में आएगा, तो समझ में आ गया कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है जो इंटरनल अभी इंडिया का स्टेट है, उसकी बाउंड्री को जब आप ऑल्टर करते हो, उससे कोई नया स्टेट बनाते हो, उसका नाम चेंज करते हो, है ना, या फिर उसमें कुछ भी इधर उधर करते हो, ठीक है, तो वो किस में आता है? वो आता है आर्टिकल 3 में, समझ में आ गया। आर्टिकल 2 में क्या आता है? नए सिरे से नया स्टेट बनाना और नया मतलब उस नए स्टेट को यूनियन में इंक्लूड करना, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 2, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ स्टेट्स हुआ कैसे, कौन से बेसिस पे ये स्टेट्स को क्रिएट किया गया। कोई बेसिस होगा ना स्टेट्स को क्रिएट करने का, तो उसके लिए हमने क्या अडॉप्ट किया? उसके लिए हमने लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो इसके पीछे आपको स्टोरी पता होगी, पहले जवाहरलाल नेहरू नहीं मान रहे थे, है ना, फिर स्ट्राइक हुआ आंध्र प्रदेश में, उनके मेजर लीडर की डेथ हो गई, है ना, तो फिर उन्होंने ये मान लिया कि हाँ हम अब इसके बेसिस पे करेंगे, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तो क्या, मेजर कमीशन जो इंपॉर्टेंट है वो फजल अली कमीशन ही है ना। फजल अली की कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वील एक्सेप्ट लैंग्वेज एज अ बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। बट उन्होंने वन नेशन वन स्टेट जो है, वन नेशन वन स्टेट की थ्योरी उस टाइम जब चल रही थी, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि एक नेशन होना चाहिए और एक वन नेशन वन लैंग्वेज, सॉरी, वन नेशन वन लैंग्वेज, ये इस वाली थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये मान रहे हैं कि लैंग्वेज एक क्राइटेरिया है, लैंग्वेज एक क्राइटेरिया है रीऑर्गेनाइजेशन का, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस थ्योरी ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज वाला थ्योरी, ठीक है। वन नेशन वन लैंग्वेज वन स्टेट ऐसा था, ठीक है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कमीशन वही है फजल अली, उसको याद रखना कि फजल अली की रिकमेंडेशन थी, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। तो 1954 में पास हुआ था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पास हुआ था 1954 में, है ना, उसके बेसिस पे इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। एंड इट वाज रिकमेंडेड दैट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने चाहिए, जैसे मराठी लोग महाराष्ट्र में आ गए, है ना, बंगाली लोग वेस्ट बंगाल के हो गए, जो तमिल बोलते थे वो तमिलनाडु में आ गए, ठीक है। तो इस टाइप से मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को क्रिएट किया गया, ठीक है। तो थोड़ा एक और देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट कब कब बने। तो 1960 में गुजरात महाराष्ट्र से सेपरेट हुआ, 1966 में पंजाब हरियाणा से हो गया, 2000 में आपको पता होगा झारखंड उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बना था, है ना। फिर 2014 सबसे रीसेंट क्या है, तेलंगाना बना था। ये आप इतना रटने का ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे बता दिया है कि हाँ मतलब ऐसा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? इंटर स्टेट मतलब स्टेट और स्टेट के बीच में, तो स्टेट और स्टेट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। क्यों हो सकता है स्टेट और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट? जब कोई एक कॉमन स्टेट के सब्जेक्ट पर लड़ाई हो रही हो, जैसे कि पानी हो गया, है ना। अब पानी मान लो किसी स्टेट से ओरिजिनेट हो रहा है, मान लो कर्नाटका से कावेरी ओरिजिनेट हो रही है और वो तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ठीक है। तो इस पर कंट्रोल तमिलनाडु का भी है और कावेरी का भी, सॉरी कर्नाटका का भी है ना। तो इसके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है कि भाई नहीं, इतना पानी हम ड्रॉ करेंगे, इतना पानी आप ड्रॉ करोगे। तो मान लो जैसे कि मान लो
यहाँ से कर्नाटका से कावेरी आ रही है ना, और तमिलनाडु में जा रही है, और कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर रही है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हमारे लिए पानी बच ही नहीं रहा है, तो फिर डिस्प्यूट आएगा इसमें, है ना। तो वाटर के ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है ना, जो उससे स्पेसिफिकली डील करता है वाटर डिस्प्यूट से, ठीक है। तो क्या है, एक और दूसरा क्या हो सकता है, एक तो ये पानी वाला मैटर हो गया, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। दूसरा क्या है, दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, जैसे एक मिनट सॉरी, जैसे किसके बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे एक जगह है जिसको बोलते हैं बेलगाम, ठीक है। तो बेलगाम में अब कुछ कुछ टेरिटरीज़ हैं। अब बेलगाम में क्या बोलता है, महाराष्ट्र क्या बोलता है, ये बेलगाम जब उस टाइम था तो हमारी टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था। कर्नाटका बोलता है नहीं नहीं, ये हमारी टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था। तो इसमें लड़ाई है अभी, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट क्या है कि कुछ गांव जो हैं इसमें बेलगाम के कुछ गांव महाराष्ट्र के कंट्रोल में, और कुछ गांव कर्नाटका के, कुछ गांव जो हैं वो कर्नाटका के कंट्रोल में, ठीक है। तो इस पर डिस्प्यूट चलता रहता है बहुत ज़्यादा बेलगाम पे, ठीक है। और भी बहुत डिस्प्यूट हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये तो बताई दिया मैंने बेलगाम वाला। मणिपुर नागालैंड है, पंजाब हरियाणा है, कि कैपिटल चंडीगढ़ किसका है, पंजाब का है कि हरियाणा का है, इसमें भी डिस्प्यूट होता रहता है, ठीक है। फिर वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वाटर के लिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन द कंसर्न स्टेट्स। क्योंकि देखो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीने में काम आता है, खेती में काम आता है, और पीने और खेती में ही के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पानी और फूड। यही अगर आप में दिक्कत करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो इट इज़ बाउंड टू बी नेचुरल है कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना। तो इसके में बहुत सारे डिस्प्यूट हो चुके हैं, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में। नर्मदा डिस्प्यूट है, नर्मदा कहाँ फ्लो करती है, मध्य प्रदेश से आती है ना। और इसका बेसिन कहाँ कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है ना, और मध्य प्रदेश में, करेक्ट। तो इनके बीच में डिस्प्यूट है नर्मदा को लेकर कि कितना वाटर कौन करेगा, कितना वाटर कौन ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये सब डिस्प्यूट्स हैं। फिर कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ना स्पेशल प्रोविजंस भी दिए हुए हैं। स्पेशल प्रोविजन मतलब कुछ कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, और स्पेशल उनके लिए प्रोविजंस बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं स्पेशल प्रोविजंस में, ठीक है। तो जैसे जितने भी हिली एरियाज़ हैं, है ना, और जो थोड़े बैकवर्ड से एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या दिया गया, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया, ठीक है। ताकि उनका कल्चर प्रिजर्व किया जा सके। सबसे पहली बात, कल्चर प्रिजर्व किया जा सके, ताकि उनका ट्राइब्स का प्रोटेक्शन किया जा सके, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है इन सब को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। और जैसे हिली एरियाज़ हैं, अपने हिली स्टेट्स में रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, ताकि उनकी इकोनॉमी भी अच्छे से रह पाए, लाइवलीहुड बन पाए, समझ में आ रहा हो। तो वही वेलफेयर ऑफ पीपल को इंश्योर करने के लिए इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे असम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ठीक है। दे आर लार्जली ड्यू टू द मतलब सिग्निफिकेंट साइज है ट्राइबल पॉपुलेशन का, इस वजह से उनके हिस्ट्री और कल्चर को प्रमोट करने के लिए और बचाने के लिए उनको स्पेशल प्रोविजन दी गए हैं। और ये किस में आते हैं, ये आर्टिकल 371 में आते हैं। तो आर्टिकल 371 से लेकर 370 ए बी सी ऐसे करके, बी असम से डील करता है, ए नागालैंड से डील करता है, सी डी ऐसे कर करके आई तक है, ठीक है। तो इस टाइप से हैं प्रोविजन। हम ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे कौन कौन सा प्रोविजन किसके लिए, वो एक्सटेंसिव कोर्स में पढ़ेंगे, बट इसमें बेसिक देख लेते हैं। हिली स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश एंड सम स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड सिक्किम, इनको भी मिला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ है आर्टिकल 370 में। अब तो खैर उसको चेंज कर दिया है, बट पहले मिला हुआ था ना 370 में, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है पूरी जम्मू एंड कश्मीर में। इट एक्सीडेड टू इंडिया थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, किसने साइन किया था, हरी सिंह ने, है ना, हरी सिंह ने साइन किया था। ये सब याद होना चाहिए, ये सब बहुत पॉपुलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर 370 में क्या बोलता है कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग होगा, है ना, उनका सेपरेट फ्लैग होगा, उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यही था। और कोई इमरजेंसी आप नहीं लगा सकते ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, आप वहाँ पे कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकते विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ स्टेट। स्टेट आपको ऑथोराइज़ करेगा तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो कोई इमरजेंसी नहीं लग सकती, फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ नहीं लगती है, ठीक है। ये हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी बता दिया मैंने, वहाँ नहीं लगती। अमेंडमेंट्स जो होते हैं कुछ ही कुछ प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, वो भी स्टेट असेंबली के साथ कॉन्करेंस में लेके, कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन लॉ बना सकता है, समझ में आ रहा है। सारे सब्जेक्ट्स पे यूनियन लॉ नहीं बना सकता, ठीक है। और जितने भी अमेंडमेंट होते हैं उसको एप्लीकेबल कराने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या कराना पड़ता था, पहले उसको स्टेट असेंबली से पास कराना पड़ता था। अभी क्या हो गया, अभी ये सब स्क्रैप हो गया, है ना, अभी ये सब स्क्रैप हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था वो पूरा था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। किसमें, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दोनों को यूटी बना दिया पहली बात तो। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो पार्ट हो गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें स्टेट असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लद्दाख इज़ विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।